आरएएस के सिलेबस में हमारा एक टॉपिक आता है राजस्थान कल्चर, जिसमें स्थापत्य कला की बात की गई है। और स्थापत्य कला के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा जाता है दुर्गों से संबंधित। तो हमें दुर्गों से संबंधित प्रश्नों के हल करने के लिए राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में जानना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला गुप्तों के समय अपने चरम उत्कर्ष पर थी। क्या? स्थापत्य कला। और हम देखते हैं कि गुप्त अर्थात की गुप्त शासक, जो गुप्त वंश में जो शासक हुए, उन गुप्तों के समय, या हम कह सकते हैं उनके काल पीरियड के समय अपने चरम उत्कर्ष पर थी, अर्थात कि ये पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी स्थापत्य कला। लेकिन हम देखते हैं कि गुप्तों के उपरांत गुजर प्रतिहार शासक आए, और जिन्हें गुप्तों के उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें किस रूप में भी जाना जाता है? गुप्तों के उत्तराधिकारी। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गुप्तों के उत्तराधिकारी के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहारों को। गुर्जर प्रतिहारों के काल को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल, या हम इसे क्लासिकल काल भी कह सकते हैं, या पीरियड कह सकते हैं, या गोल्डन एज आदि नामों से जाना जाता है। किनको? गुर्जर प्रतिहार के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, क्लासिकल काल या गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें दुर्गों की, क्योंकि दुर्ग स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं, और राजस्थान के आरएएस के सिलेबस में एक दो क्वेश्चन विशेषकर दुर्गों से संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमें दुर्गों के बारे में एक इतिहास के तौर पर भी जानना पड़ेगा कि दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख मनु स्मृति में हुआ है। किसमें हुआ है? मनु स्मृति में। साथ ही साथ दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण हमें उपलब्ध होता है शुक्र नीति में। सर्वप्रथम क्या हुआ? उल्लेख, और इसमें हुआ सर्वप्रथम वर्गीकरण। शुक्र नीति में दुर्गों के लिए 9 भागों में बांटा गया है, या 9 प्रकार के दुर्गों की बात की गई है। साथ ही साथ हमारी एक पुस्तक है चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक की बुक हो, ये नहीं। ये पुस्तक पूर्ण रूप से राजनीति पर आधारित है। किस पर? राजनीति पर आधारित है पूर्ण रूप से अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, जिसमें कौटिल्य द्वारा या चाणक्य द्वारा 4 प्रकार के दुर्गों की बात की गई है। अब हम सर्वप्रथम जानते हैं शुक्र नीति में जो 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ 4 प्रकार के दुर्ग जो राजनीति अर्थात की अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक में मिलते हैं हमें, जिसमें चाणक्य द्वारा 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है। कई बार एग्जामिनर, विशेषकर मैंने देखा है
कि चाणक्य द्वारा जो 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन ही पूछ लेता है। तो कई बार शुक्र नीति में जो 9 प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम जानते हैं अब शुक्र नीति में जो 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है। दुर्ग वर्गीकरण। पारिक। पारिक का मतलब होता है जो दुर्ग चारों ओर खाई से घिरा हुआ हो, अर्थात कि जैसे कि हम मान लें ये कोई दुर्ग है जो चारों ओर किससे घिरा हुआ है, खाई से घिरा हुआ है। ऐसे दुर्ग को पारिक दुर्ग के नाम से जाना जाता है, अर्थात कि खाई से घिरा हुआ। जल दुर्ग, जल से घिरा हुआ। दानव, अर्थात कि जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ हो, रेगिस्तान से। सहाय, जिस दुर्ग में परिवार सहित रहते हैं। और एक होता है सैन्य दुर्ग, जिसमें सेना रखी जाती है। एक होता है गिरी दुर्ग, चारों ओर या हम कह सकते हैं चारों ओर जो पहाड़ियों से घिरा हुआ हो, ऐसे दुर्ग को गिरी दुर्ग कहते हैं। या जो पहाड़ी पर बसा हो, सॉरी, पहाड़ी पर बसा हो। 1 2 3 4 5 6 रोक सकते। वन दुर्ग, जो दुर्ग चारों ओर जंगल से घिरा हुआ हो। हिरण्य दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसका मार्ग दुर्गम हो, अर्थात कि जहां पहुंचना कठिन कार्य हो, उसे हिरण्य दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे दुर्गम मार्गों वाला, दुर्गम मार्गों वाला किला या दुर्ग। परिधि, जो चारों ओर किससे घिरा हुआ हो, परिधि से, अर्थात कि परकोटा बना दिया जाए। परकोटा होता है एक दीवार, जैसे कि चीन की दीवार है वो एक परकोटा है, अर्थात कि वो क्या है, एक परकोटा है। उसी हम परिधि कहते हैं, अर्थात कि एक रेखा के अंतर्गत बसा हुआ दुर्ग, उसे किस नाम से जाना जाता है, परिधि से, अर्थात कि परकोटा से घिरा हुआ दुर्ग परिधि दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, जिसमें शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्गों सैन्य दुर्ग के लिए बताया गया है। जिस दुर्ग में सेना रखी जाती है उस दुर्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये राजस्थान की एनसीईआरटी नामक पुस्तक चलती थी, राजस्थान अध्ययन, सॉरी,
राजस्थान अध्ययन नाम की पुस्तक चलती थी एनसीईआरटी की, उसमें ये बताया गया है कि शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग के लिए बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं चाणक्य द्वारा या अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में 4 प्रकार के दुर्गों की बात की गई है। कितने? 4 प्रकार। एक होता है ओदक। अब कई बार एग्जामिनर दे देता है ओदक किस प्रकार का दुर्ग है, तो ओदक होता है जल दुर्ग। एक होता है गिरि दुर्ग, जिसकी शुक्र नीति में भी बात की गई है, यानी कि पहाड़ पर बसा हुआ। एक मिनट। गिरि दुर्ग जो पहाड़ पर बसा हुआ हो, लेकिन हमें इसमें गिरि दुर्ग नहीं लिखेंगे, क्योंकि चाणक्य अर्ध या अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है एनसीईआरटी में, उसमें पार्वत्य, क्या लिखा हुआ है? पार्वत्य। तो हमें ये ध्यान रखना है कि गिरि दुर्ग का वर्णन शुक्र नीति में किया गया है, जबकि पार्वत्य नामक दुर्ग का उल्लेख अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में किया गया है। वहीं बात की जाए वन दुर्ग, तो वन दुर्ग की बात तो इसमें भी की गई है। साथ ही साथ वन के स्थान पर यहाँ पर हरिण्य, अरण्य अर्थात कि जंगल शब्द का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन वन चाणक्य या चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में वन दुर्ग का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ धानवन, धानवन अर्थात कि रेगिस्तान से घिरा हुआ, रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग ही धानवन दुर्ग कहलाता है। लेकिन हम देखते हैं कि शुक्र नीति में जो धानव वन का उल्लेख किया गया है, वहीं चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में धानवन के नाम से उसी दुर्ग का उल्लेख किया गया है। इन शब्दों का प्रयोग रखना है हमें याद, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इस प्रकार के टर्मिनल के द्वारा आपसे क्वेश्चन फिरा लेता है और आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर गिरि दुर्ग का प्रयोग किया था, आपके लिए बताने के लिए कि कई बार एग्जाम में पार्वत्य दुर्ग दे देता है और कहता है कि शुक्र नीति में किस प्रकार के निम्नलिखित में से दुर्गों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो उसमें गिरि शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि पार्वत्य दुर्ग का। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में।